नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक तरफ पूंजीपति हैं, सरकार सत्ता है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है, पुलिस है, और झूठा प्रोपोगंडा खड़ा करने वाला आईटी सेल है। हजारों आईटी प्रोफेशनल्स, बेरोजगार बच्चों को इस चुनाव के दौरान रोजगार दिया है बीजेपी ने। वो लड़के चंद दिनों के लिए लाए गए हैं कि कैसे मोदी को चुनाव जिताया जाए, और जो ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के लाए गए हैं, इनका सिर्फ एक काम है कि बैठकर आप नफरत फैलाइए। उदाहरण के लिए देखिए, उत्तर प्रदेश में ही अकेले 10,000 ऐसे लोग भर्ती किए गए, और जब उत्तर प्रदेश में किए गए हों सिर्फ 10,000, तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में कितने किए गए हों। तो ये करके उन्हें 3 महीने के लिए खुश करेंगे। एक तो उनका वोट मिलेगा, उनके परिवार का मिलेगा, और दूसरा आपको गलत सूचनाएं दी जाएंगी। और इसके बाद में यह होगा, तमाम मीडिया चैनल समिट कर रहे हैं, और उन समिट में लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनके मंत्री जा रहे हैं, और तमाम सारे लोग जा रहे हैं, और वहां से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यही नहीं, एक टीवी चैनल ने तो चाइना को लेकर के किया, प्रधानमंत्री ने उसमें शिरकत की, लेकिन प्रधानमंत्री में वहां पर भी पहुंचकर हिम्मत नहीं हुई कि वो बात करें कि 2020 में चाइना ने हमारे जो 20 सैनिक मार डाले, उस पर क्या है रुख है। चाइना ने हमारे देश की जो 3,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, उस पर कोई क्या रुख है। और लद्दाख जैसे जो चाइना और पाकिस्तान से घिरे हुए लद्दाख में जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया गया है, उसके बाद में जो हालात हैं, उस पर उनका क्या रुख है। उनका क्या रुख है जो अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा चीन ने बता दिया, उस पर क्या रुख है। 10 साल में चीन का ये दुस्साहस यहाँ आ पहुंचा है कि वो भारत की सरजमी को अपना बता रहा है। महामानव ने लाल आंखें मूंदी हुई हैं और मुंह से चीन का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं है। आप खुद देख लीजिए, चीन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी इस सूचना में चीन खुलेआम दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, चीन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन मजाल है कि मोदी के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए। इससे पहले भी कई बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा जमाते हुए भारत को ही लाल आंख दिखाई है। हाल ही में लद्दाख से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चीन के सैनिक भारतीय चरवाहों के साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, पूर्व लद्दाख में 65 में से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां अप्रैल मई 2020 से भारतीय सैनिकों द्वारा पेट्रोलिंग पर भी रोक लगा दी गई है। पहले इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया है, और लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के युद्ध स्मारक को भी बफर जोन में डाला जा रहा है। आखिर चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो बेखौफ हमारी जमीन को अपनी जमीन बता रहे हैं। चीन का ये दुस्साहस मोदी जी के उस बयान की भी पोल खोल रहा है, जब मोदी जी ने कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई जमीन चीन के कब्जे में है। और चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले मोदी जी अब आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देना तो छोड़िए, उल्टा चीन के डिप्लोमेट आरएसएस के मुख्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। हम चीनी टेक्नीशियन के लिए वीजा आसान कर रहे हैं। चीन से लगातार आयात बढ़ाया जा रहा है, और मोदी जी खामोशी से बस तमाशा देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा चीन को लगातार दी जा रही ढील जल्द ही पूरे भारत देश के लिए मुसीबत बनने वाली है। क्या यह लाल आंखें दिखाई जा रही हैं? ये सारी स्थितियां खड़ी हैं। इसके बाद में दूसरी तरफ नफरत फैलाने का खेल चला जा रहा है। बदायूं में एक घटना हुई। उत्तर प्रदेश में किसका राज है? भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का। और जब उनकी डबल इंजन की सरकार हो, राम राज्य की सरकार हो, वहां यदि घटना होती है तो उसके लिए दोषी कौन है?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, उसके नेता दोषी है। उत्तर प्रदेश को अपराध की राजधानी बना दिया है। कहते थे उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी छोड़ जाएंगे या अपराध नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ के शब्द थे। लेकिन आज अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे। आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बीजेपी नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी मच गई। एक ही परिवार में बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 3 बदमाश ग्राहक बनकर बैंक के सेवा केंद्र में घुसे और कर्मचारियों से मारपीट कर मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब। यूपी में एक बार फिर से बदायूं जैसा कांड सामने आया है। यहाँ पर कानपुर के खाटमपुर थाना क्षेत्र में 2 बहनों के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उन्हें फांसी से टांग दिया गया। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। आज गुंडे माफिया गायब हो गए। बेटियां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि शिकार होती हैं तो उत्तर प्रदेश में होती है। और न जाने किस किस तरह के जघन्य और घिनौने अपराध होते हैं। जब ये अपराध हो रहे होते हैं तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। इसके बाद कौन करेगा दर्द की बात, कौन सुनेगा दर्द? तो जब दर्द सुनने और कहने की बात आती है तो एकमात्र नाम आता है राहुल गांधी। और राहुल गांधी हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर एक का दर्द सुनते हैं और उस दर्द का कैसे निवारण हो उस पर काम करते हैं। इस भारत देश में लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति बन रही है, हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। रोजगार पर कभी चर्चा नहीं होती, महंगाई पर कभी किसी चैनल में चर्चा नहीं होती। चर्चा नहीं होती चीन की सीमा पर जिस तरीके से कब्जा किया है चीन ने हमारी जमीनों पे, और कब्जा नहीं होता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति क्या है। चर्चा नहीं होती है कि किस तरह से हमारे देश में लगातार सांप्रदायिक, सामाजिक सभी तरह के सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार तुष्टीकरण की सरकार है और यह तुष्टीकरण वो किसी के हित में नहीं करती है बल्कि अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। और इसके लिए सारी साजिशें रची जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन इस पर मीडिया चर्चा नहीं करेगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का यदि जो कोई औकात नहीं रखता है, यदि वैसा व्यक्ति भी शामिल हो जाए तो कितना शोर होता है, कांग्रेस को झटका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं कहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं 5 बार के सांसद पप्पू यादव, 5 बार सांसद रहे, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं झारखंड में भाजपा के 3 बार के विधायक जयप्रकाश पटेल, और शामिल हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में बसपा के सांसद दानिश अली। आप ये समझिए कि इस तरह से, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव बिगड़ेगा। आप याद करिए 2014 तक हमारी जीडीपी और सब चीजों पे कितना बेहतरीन तरीके से वृद्धि भी हो रही थी और आम आदमी पर टैक्स की मार भी नहीं थी। आज स्थिति है कि हर व्यक्ति पे जीएसटी की ऐसी मार है कि वह व्यक्ति, कोई भिखारी से भिखारी भी जीएसटी दे रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा? हर देशवासी का हक है
अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सम्मान और उज्जवल भविष्य। पर क्यों ये चीजें करोड़ों देशवासियों के पहुंच में नहीं है? क्यों ये चीजें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती हैं? वजह ये है कि आपकी गिनती नहीं है। जब तक आप गिने नहीं जाएंगे, सरकार आपके बारे में कैसे जानेगी? भारत के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 72% संपत्ति है और 50% सबसे गरीब आबादी के पास सिर्फ 3%। फिर भी सरकार कहती है कि देश में 5% से भी कम लोग गरीब हैं, और वो इसलिए कि तकरीबन पिछले 15 सालों से आपकी गिनती नहीं हुई। लोग कहते हैं कि गरीब तो हर समाज में, हाँ बिल्कुल, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज में हालात बहुत बदतर है। जब बिहार में जातिगत गिनती हुई तो पता चला कि वहाँ के गरीब परिवारों में 88% दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। मतलब साफ है, वंचित समाज गरीबी से सबसे ज्यादा पीड़ित, यानी इन समाजों के हिस्से सिर्फ मजबूरी आए हैं, मौके नहीं। 85% दिहाड़ी मजदूर, SC, ST, OBC हैं, मगर कंपनियों में इन वर्गों के CEO और बोर्ड मेंबर की संख्या है सिर्फ 7%। 85% अशिक्षित भी SC, ST, OBC हैं, मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इन समाजों के प्रोफेसर है सिर्फ 13%। देश चलाने में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं। 2019 में मोदी सरकार के 89 सचिवों में से इन समाज के सचिव थे सिर्फ 4। वहीं केंद्र सरकार के सफाई कर्मचारियों में 59%। आप खुद ही सोचिए, क्या हमें हर समाज को उसका हित, हक और हिस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हर भारतवासी को कमाई, पढ़ाई और दवाई के अवसर नहीं मिलने चाहिए? और क्या असमानता और भेदभाव के रहते ये संभव है? जातिगत गिनती बेहद जरूरी है न्याय के लिए। किस समाज के पास कितनी सुविधाएं और किसे सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जानने की। जब सच सामने आएगा तभी सरकार मजबूर हो आपके बच्चों के हित, हक और हिस्से की योजनाएं बनाने, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह GDP को सींच रहे थे क्योंकि उसको पेड़ को जल की जरूरत होती है, लेकिन यदि पेड़ में आप चाय डाल देंगे गरम गरम तो साहब वो पेड़ तो बर्बाद हो जाएगा। तो वही स्थिति है। आज नरेंद्र मोदी, उसके अंदर उन्होंने चाय डाली है जिससे GDP का पेड़ खत्म हो गया। और क्या हो गया? देश कर्जदार बन गया, देश भूखमरा बन गया, देश बेरोजगार बन गया, देश में न बेटियां सुरक्षित न आप अपने घर में सुरक्षित। इसी का नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई, और जो वह रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है और हिंदुस्तान भूखमरा, बेरोजगार। इसके कारण क्या हुआ कि हम 126 नंबर पर हैं और वो 108 नंबर पर है। फिनलैंड इस दुनिया का सबसे खुशहाल देश। आप समझिए कि हम किन हालात में ला करके हमने देश को खड़ा कर दिया है, कैसे हम क्या बता रहे हैं और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। वास्तव में ये देश के लिए दुखद हालात है, और जब ये दुखद हालात हो तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या हो। तब आएगी कि आप बात कीजिए रोजगार पे, आप बात कीजिए इस देश के युवाओं के भविष्य की, आप बात कीजिए इस देश की लड़कियों की बराबरी के हक की और उनको एक सम्मानजनक स्थान दिलाने की। आप बात कीजिए न्याय की, वह न्याय जो सामाजिक सद्भाव बढ़ाता हो, एक दूसरे को जोड़ता हो। आप बात कीजिए किसानों की समृद्धि की, कि किसान को कम से कम अपने उपज पर एक वाजिब कीमत मिले और उसकी गारंटी हो, वो भूखमरा होकर के मरे नहीं। और आप बात कीजिए श्रमिकों की, कि जो मजदूरी करता है, नौकरी करता है, कुशल क्षेत्र में, अकुशल क्षेत्र में, जहां भी है वो, और नियोजित क्षेत्र में, अनियोजित क्षेत्र में, जहां भी उसे एक सुरक्षा का एहसास हो, उसके लिए एक कानून हो, नियम हो। और आप बात कीजिए आदिवासियों की सुरक्षा की, आप बात कीजिए दलितों की सुरक्षा की, आप बात कीजिए पिछड़ों की सुरक्षा की, आप बात कीजिए वंचितों की सुरक्षा की। इसका एक किस्सा बताता हूं।
उत्तर प्रदेश में एक स्थिति एक डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जहां विकास और सब कुछ कहे जाते हैं वहां विकास के गड्ढे देख रहे हैं। हम लगातार इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, और जब यह स्थितियां देख रहे हो तो हमारे देश को, प्रदेश को, सबको चाहिए एक ऐसा शासन तंत्र जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना करे, जो रोजगार की बात करे, क्योंकि आज जरूरत उसकी है। और इसलिए राम को जो लाए हैं उन्हें हमें नहीं चाहिए। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। राम को कोई नहीं ला सकता है, हमें वो चाहिए रोजगार जो लाएगा उसको हम लाएंगे, जो नारी सम्मान लाएगा उसको हम लाएंगे, हम युवाओं का जो भविष्य लाएगा हम उसको लाएंगे, हम उसको लाएंगे जो किसान को विश्वास दिलाएगा, हम उसको लाएंगे जो श्रमिकों को सुरक्षा देगा, हम उसको लाएंगे जो सामाजिक सद्भाव लाएगा, जिससे हम न सड़क पर असुरक्षित हो न घर पर असुरक्षित हो। क्योंकि इन अपराधों का कारण यह सामाजिक विद्वेष है, इस सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, इन नफरत की राजनीति फैलाने वालों पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उसे प्रधानमंत्री पर जो इस तरह से तमाम उनमें जाते हैं और नफरत के बोल बोलते हैं। जय